नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। एक बड़ी खबर, ट्रेड डील जिसका साल महीनों से इंतजार किया जा रहा था, ट्रेड डील सामने आई। लेकिन ट्रेड डील की अब जब डिटेल सामने आई है तो कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। आशुतोष जी, किस तरीके से सर इस ट्रेड डील को देखा जाए? जो जानकारियां सामने आई हैं संयुक्त बयान की, उसे देखकर क्या ख्याल आता है सर? देखो विक्रांत, मैं हमेशा से भी इस बारे में मेरी राय बड़ी स्पष्ट रहती है कि मैं फ्री ट्रेड के पक्ष में हूं। जी। मैं मार्केट इकोनॉमी के पक्ष में हूं। मैं सोशलिस्टिक माइंडसेट मेरा बिल्कुल नहीं है। हम्म। मेरा मेरा कहना है कि बाजार खुलने चाहिए। जब तक आप खोलेंगे नहीं तब तक आपकी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं होगी। हम्म। लेकिन मैं इस ट्रेड डील को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। जब से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था, उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिखा था, उसका प्रधानमंत्री जी ने उसको किया था। मैं इस ट्रेड डील को देखने के बाद मैं काफी भौचक्का भी हूं और काफी हैरान भी हूं। हम्म। और इसके बहुत सारे कारण हैं। हम्म। अगर आप पहली नजर में इस ट्रेड डील को देखेंगे, वैसे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी भी ट्रेड डील पूरी तरीके से जी। जनता के बीच में नहीं आई है। हाँ। पहले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था, उसको प्रधानमंत्री जी ने उसको एंडोर्स किया था। और कुछ अमेरिका के जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ बातें कही थी। अब जो ट्रेड हमारे सामने दिखाई पड़ता है एक फ्रेमवर्क है, इंटेंट एक तरीके से कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में साइन की गई। अभी उसके जो डिटेल्स हैं, जो फाइन पॉइंट्स हैं, वो आने बाकी हैं। यानी डील अभी भी पूरी तरीके से साइन नहीं हुई है। हम्म। इसलिए इसमें अभी भी काफी बदलाव हो सकता है। अभी से ब्रॉड पैरामीटर्स तय हुए हैं। हम्म। लेकिन जो ब्रॉड पैरामीटर्स तय हुए हैं उसमें तीन चीजों को लेकर मेरे मन में बहुत शंका है। जी। और मन में काफी दुविधा भी है। शंका इस बात को लेकर यह है कि हम अमेरिका से सामान खरीदेंगे। हम जब अमेरिका अपना सामान भारत में भेजेगा तो उस पर जीरो टैक्स लगेगा। हम्म। अभी तक ऑन एन एवरेज जब अमेरिका से कोई सामान भारत में आता था, जब इंपोर्ट करते थे, तो 12-13% ऑन एन एवरेज उस पर हम टैरिफ लगाते थे। हम्म। हम जो सामान भारत से जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे उस पे 2 से 3% का टैरिफ लगता था। हम्म। अब अब इस पर नजर डालिए कि जो 12-13% का हम टैरिफ लगाते थे वो अब जीरो हो जाएगा, साफ लिखा हुआ उसमें। बिल्कुल। और जो अमेरिका में हमारा सामान जाएगा वो 3% से बढ़कर 18% हो जाएगा। हम्म। तो अमेरिका अपना टैरिफ तो 6 गुना बढ़ा रहा और हमको जो टैरिफ मिलता था वो जीरो हो रहा। हम्म। तो किसके हक में ये डील है? इस डील से तो अमेरिका को ही फायदा हो रहा, मुझे तो नहीं लगता कि इससे हिंदुस्तान को कोई फायदा हो रहा। हम्म। दूसरी बात क्या है कि पहली बार हमने जब डील को पढ़ा तो उस बात को लेके काफी हंगामा हुआ कि भाई इसमें तो फार्म सेक्टर को लेके, खेती किसानी को लेके बातें की गई हैं। अब बहुत ही स्मार्टली जो इसको साइन किया गया, जो पहला पैराग्राफ है उसका, जी। जिसे टर्म्स ऑफ एंटरिम एग्रीमेंट हाँ। कहा जा रहा है, उसका पहला पैराग्राफ का आखिरी शब्द अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एडिशनल प्रोडक्ट। हाँ। हाँ। अब आपने ये तो लिखा कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ होल रेंज ऑफ यूएस food and agricultural product including dried distilleries, grain and red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruit, soybean oil, wine and spirits and additional product. बिल्कुल। अब ये एडिशनल क्या चीज है? हाँ। भाई ये खेती किसानी में एडिशनल चीज क्या है? हाँ। इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन किया गया है? इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में इन्होंने खुल के इसमें नहीं लिखा अभी तक। हम्म। ये कुछ भी हो सकता है। और यही भारत के किसानों को इस बात को लेकर चिंता है कि अमेरिकी सामान जो है, जब भारत का खेती किसानी खुल जाएगी तो अमेरिका का की खेती किसानी आके डंप होगी, भारत के किसान कैसे बचेंगे? हम्म। किसी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अभी तक भारत से अमेरिका का जो ट्रेड था वो ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में था। हम्म। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 1900 पिछले साल 24 में अगर आप देखें, तकरीबन तकरीबन $52 बिलियन का सरप्लस जो है वो भारत के पक्ष में था, $52 बिलियन का। और उसके बाद का जो जो ट्रेड सरप्लस है 2024 में वो $45.8 बिलियन का है। यानी ये ट्रेड भारत के हित में था। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई इसको $500 बिलियन हमें करना है। हम्म। यानी अमेरिका का सामान भारत के मार्केट में $500 बिलियन अगले 5 साल में भारत को खरीदना होगा। हम्म। तो जो ट्रेड सरप्लस हमारा है वो ट्रेड सरप्लस तो जीरो हो जाएगा, हम्म। बल्कि नेगेटिव में भी हो सकता है, वो इन बिल्कुल। फेवर ऑफ अमेरिका चला जाए। हम्म। इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए,
हम्म। और वो रूस से जो तेल हम खरीद रहे थे वो दरअसल सस्ता तेल था। हाँ। और उस सस्ते, अब वो कह रहा है कि आप सस्ता तेल नहीं खरीद सकते रूस के ऊपर। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी जो उन्होंने नया ऑर्डर साइन किया है, उस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर भारत ने ये तो कहा है कि वो रूस से तेल लेना बंद कर देंगे। पहली बात तो यही ऑब्जेक्शनेबल है हम्म। कि भारत ने अमेरिका को प्रॉमिस क्यों किया कि हम जो है आपसे तेल लेना बंद कर देंगे। क्या भारत अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है? दूसरी बात तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने उन्हें दोबारा से तेल लेना शुरू कर दिया तो फिर तो हम उन पर जुर्माना लगाएंगे। हाँ। यानी भारत कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? हाँ। कोई छोटा मोटा देश है? कोई वेनेजुएला है क्या कि अमेरिका हमको डिक्टेट करेगा? भाई हमें जिससे, हमें हमारे राष्ट्रीय हित जिसमें जिससे जिससे सधेंगे हम वो काम करेंगे। हमारा राष्ट्रीय हित ये कहता है कि हमें रूस से तेल लेना चाहिए, सस्ते में तेल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे? हम क्यों जाके महंगा तेल खरीदेंगे? हम्म। अब विक्रांत, आप मार्केट में जाएंगे और कहेंगे कि नहीं भाई आप इस दुकान से नहीं ले सकते जिससे आप कई महीनों से सामान खरीद रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो आपको सस्ता मिल रहा। अब दूसरा आदमी कह रहा है नहीं आप वहां से जाके खरीदेंगे जहां से आपको महंगा मिल रहा। तो ये आपका फायदा है या आपका नुकसान है? फिर कह रहा अगर आपने दोबारा सस्ते में जाके खरीदा या दोबारा कोशिश की तो हम आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा देंगे। हम्म। तो भारत कोई ऐरा गैरा मुल्क है क्या? क्यों ऐसी ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस भारत सरकार ने मानी है? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जब दो देशों के बीच में कोई डील होती है तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेबल होती है। हम्म। लेकिन वहां तो वो आदमी सीधे, मतलब बिना किसी लाग लपेट के उसने ये लिख दिया है ऑर्डर नंबर 14329, हम्म। जिसमें लिखा हुआ सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स डीम्स अप्रोप्रिएट शैल मॉनिटर वेदर इंडिया रिज्यूम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियंस। साफ लिखा हुआ, अगर करेगा तो हमारा जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो इसको मॉनिटर करेगा, अगर बढ़ा तो, खरीदना शुरू किया तो हम जुर्माना लगाएंगे। हम्म। आप कौन भाई? अब ये सारी चीजें जब आंखों के सामने आती हैं तो मन में सवाल उठता है, ये ग्रेट डील अमेरिका के फेवर में है या ग्रेट डील भारत के फेवर में? और यहां भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया जा रहा है कि अरे जी महान है, आपने तो बड़ा महान काम कर दिया। भाई महान काम कर दिया तो आप अमेरिका के दबाव में क्यों तेल लेना बंद कर रहे हैं? महान काम है तो आप क्यों अपना टैरिफ जीरो कर रहे हैं? महान काम है तो उनका टैरिफ 3 से 18% पे क्यों मान रहे हैं आप? तब ये तर्क दिया जाता है कि भाई हमारे ऊपर तो 50% का टैरिफ लगा हुआ था, 50 से हम 18 लेकर आए हैं। हाँ। ये आपको ये तर्क दिया जाए। ये तर्क नहीं सुनना है कि 3 से 18 आपने उनसे, यानी वो बेटर बार्गेनर थे। हाँ। उनका इंटरेस्ट इस बारे में था कैसे भारत के पास जो ट्रेड सरप्लस है उसको कम करना है और ऐसी ऐसी स्थिति पैदा कर दो जिसमें भारत में जो है वो टैरिफ उनका जीरो करा और अपना टैरिफ बढ़ा लो। ये उनका इंटेंट था। क्या हाँ। हम ये इंटेंट नहीं समझ पाए? क्या हम दबाव में आ गए उनके? लग तो भाई ऐसा ही रहा। आप, जी। हम दबाव में भाई चीन के ऊपर भी तो उन्होंने टैरिफ लगाने की कोशिश की। हम्म। वो तो मामला 100% के ऊपर निकल गया था। हम्म। क्या चीन झुका क्या इनके सामने? नहीं झुका। चीन भी जो है रूस से तेल लेता, भारत से ज्यादा तेल लेता है। क्या उसके ऊपर आप लगा पाए 25% एक्स्ट्रा का टैरिफ? नहीं लगा पाए। क्यों? तो इसका मतलब यह कि भारत को उसने कमजोर समझ लिया कि हम भारत को दबा सकते हैं, चीन को नहीं दबा सकते। हम्म। क्योंकि भारत को दबा दिया तो स्थिति सामने आ रही है। अब प्रधानमंत्री के बारे में कहा है तो मास्टर स्ट्रोक है, पता। आजकल तो जानते हैं मीडिया का क्या हाल है, हाँ। सब क्या क्या कहते रहते हैं। तो मुझे ये डील भारत के लिए बहुत ही घाटे का सौदा लग रहा है। भारत के स्वाभिमान को एक तरीके से धक्का लग रहा है और ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, इसके पहले जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई थी, हाँ। मैंने स्पष्ट तौर पे सोशल मीडिया पर जाके लिखा था कि जी। ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, हाँ। क्योंकि उसमें दोनों तरफ से बराबरी की बात थी। हम्म। हमने अगर टैरिफ कम किया था तो उन्होंने भी टैरिफ किया था, हमने अगर अपना फार्म सेक्टर खोला था तो उन्होंने भी अपना फार्म सेक्टर हमारे लिए खोला था। तो रिश्ते तो बराबर वालों के बीच में होने चाहिए ना। ये थोड़ी कि अगला बैठ के डिक्टेट करो और हम आपको सुन रहे हैं और आंख बंद करके मानो फिर कह रहे हम तो जीत गए। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। सर, रशिया से जो तेल की बात है उसके बारे में आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से सवाल भी पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या इस बारे में आप जानकारी देंगे कि क्या भारत ने ये फैसला ले लिया है कि रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आप विदेश मंत्री से पूछिए। और विदेश मंत्री से हाँ, 2 दिन पहले जब पूछा गया था कि आप इस ट्रेड डील की टाइमलाइन और बाकी शर्तों के बारे में बताइए, तो उनका कहना था कि आप इस बारे में कॉमर्स मिनिस्ट्री से पूछिए। तो ये कैबिनेट में क्या एक दूसरे पर डाला जा रहा है या सच में बचने की नहीं, कोशिश की जा रही है? इसका मतलब यह है कि कैबिनेट के दोनों मंत्रियों की कोई औकात नहीं है। हम्म। वो सिर्फ कठपुतलियां हैं। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं जो इंडिपेंडेंटली आके किसी तरीके का कोई बयान दे सके।
और चूंकि उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। मैंने थोड़ी बहुत स्टडी इसमें की, मैं आपको बता सकता हूं कि जब से ट्रंप ने हड़काना शुरू किया है, उसके बाद से कंसिस्टेंटली हमने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। पीक सीजन जब चल रहा था, जब भारत को पीक सीजन था, तब भारत रूस से 2.1 टू 2.2 बिलियन बैरल पर मिलियन बैरल पर डे खरीद रहा था। 2.1 टू 2.2 मिलियन बैरल पर डे खरीद रहा था। आप सोचिए, जब से यह हंगामा शुरू हुआ तो दिसंबर 2025 में यह आंकड़े घट के कितने हो गए? 1.2 मिलियन बैरल पर डे, यानी ऑलमोस्ट 50% हो गया। जनवरी के महीने में यह घट के हो गया 1 मिलियन बैरल पर डे। और जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त यह आंकड़ा होगा 0.6 मिलियन पर डे। ये स्थिति आज की तारीख में है। और यह क्यों हुआ है? इसलिए कम हुआ है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनीज हैं, जैसे उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, मैंगलोर रिफाइनरीज है, या एचपीसीएल मित्तल एनर्जी है, इन्होंने ऑलरेडी रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। जो दो और कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि कुछ समय के बाद वो रूस से तेल लेना बंद कर देंगे। रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमने तेल लेना बंद कर दिया है। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से अब तक $33 बिलियन का तेल खरीदा था, जो रशिया के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का 8% था। आप सोचिए, अब रिलायंस भी अपने आप को वाइंड अप कर रहा है। उसने साफ कह दिया कि हम वेनेजुएला से जाके लेंगे। एक कंपनी बची हुई जिसका नाम है नायरा एनर्जी। क्योंकि नायरा एनर्जी का पूरा एग्जिस्टेंस ही रशियन ऑयल पर डिपेंड करता है, इसलिए वो फौरन नहीं बंद कर पाई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार ने पॉलिसी के लेवल पे फैसला कर लिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये किसके दबाव में किया गया? ये अमेरिका के दबाव में किया गया है। अब हम क्या करेंगे? हम वेनेजुएला से तेल लेंगे। हम ईरान से तेल नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी अगर आप ईरान से तेल लेंगे तो फिर हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो ईरान और रूस जो भारत के ऐतिहासिक दोस्त थे, उसमें से ईरान आज का दोस्त नहीं है। पर्शिया के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो अलेक्जेंडर के जमाने के हैं, ये भूलना नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। आज हम जिसको ईरान को दुश्मन मानते हैं वो उस जमाने के हमारे रिश्ते हैं। जो ये हिंदू शब्द आया है, ये भी पर्शिया का शब्द है। तो इतना बढ़िया हमारा ट्रेड फारस ईरान के साथ होता रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि आप उससे ऑयल नहीं खरीद सकते। रूस जो हमारा ट्रेडिशनल ऐतिहासिक दोस्त है, उससे कह रहा है कि आप उससे ऑयल नहीं खरीद सकते। आप अमेरिका से ऑयल खरीदिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका महंगा तेल देगा आपको, अमेरिका तो सस्ता तेल देने वाला नहीं है। तो जैसे कि अगर आज की स्थिति में मैं आपको बताऊं कि जो टोटल भारत जो है वो तकरीबन तकरीबन $180 बिलियन का ऑयल खरीदता है। एक रफ एस्टिमेट है। उस रफ एस्टिमेट में अभी तक भारत 30 से 35% जो था वो रूस से लेता था। इराक से तकरीबन 20 से 30% लेता था। सऊदी अरेबिया से 15% लेता था। यूएई के साथ 10% लेता था। और अमेरिका के साथ सिर्फ 5 से 8% का तेल लेता था। अब जब ये 30% से 35% अगर हम जीरो कर देंगे अपना ऑयल इंपोर्ट, तो इसको कोई ना कोई भरेगा। बिल्कुल। तो हो सकता है हम इराक से सप्लाई बढ़ा दें, यूएई से सप्लाई बढ़ा दें, सऊदी अरेबिया से सप्लाई बढ़ा दें। लेकिन जो प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है वो प्रेशर ये आ रहा है कि वेनेजुएला से और यूएस से तेल खरीदिए। तो यूएस से तेल जो महंगा मिलने वाला है, तो जो लोगों का ये कहना है कि इससे तकरीबन भारत की जो जीडीपी है उसमें 2% का, एक्सपोर्ट में 2% की कमी आने वाली है। इंपोर्ट बिल जो है उसमें 2% बढ़ने वाला है। जीडीपी का 2% बढ़ने वाला। अब आप सोच लीजिए इसको। तो ये हम किसके दबाव में कर, अपने लिए तो कर नहीं रहे भाई। हम तो चाहते, अगर हमारा बस चलता तो हम तो रूस से तेल खरीदते रहते, लेकिन हम नहीं खरीद पा रहे। इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है। जब 1971 का वार हो रहा था तब भी अमेरिका ने भारत को हड़काने की कोशिश की थी, धमकाने की कोशिश की थी, सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने की बात की थी, तब भी भारत अमेरिका से नहीं दबा था। आज क्यों दब रहे हैं, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सर, कृषि को लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है, और भारत में छोटी छोटी जोत के किसान हैं, बड़े किसान बहुत कम संख्या में है। तो अमेरिका के किसान, क्योंकि अमेरिका में किसानी जो है वो पूरी तरीके से संस्थागत है, और
किस तरीके से सर वहां के किसानों का हमारे किसान मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि मैं आज दिन में योगेंद्र यादव जी को भी सुन रहा था, तो उनका ये हम्म। कहना था कि अभी मक्का सोया जैसे उत्पाद पिछले दरवाजे से अंदर किए गए हैं, और जो जिसके जिक्र आपने शुरुआत में किया एडिशनल, तो वो आगे जाकर के शर्तें और ज्यादा ढीली की जाएंगी। तो पहले से ही हमारे हम्म। देश का किसान तो मरा हुआ है सर, वो कैसे इन सब का मुकाबला कर पाएगा? देखिए विक्रांत, मैं बताऊं, मतलब मेरा मेरी अपनी राय कि भारत जी। का जो खेती किसानी का मार्केट भी खुलना चाहिए, ये हम्म। मेरा मानना है। लेकिन क्या एक हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया है क्या, हम्म। जिसमें ये इंश्योर हो कि भारत के किसानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? हम्म। अब जैसे 1991 के पहले कहा जा रहा था भाई भारतीय मार्केट को मत खोलो, भारत की इंडस्ट्री compete नहीं कर पाएंगी, हमारा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगी, विदेशी सामान हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगा और हम compete नहीं कर पाएंगे। हम्म। हुआ क्या? हमारा हमने इंडस्ट्री को खोला, आज हम दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कहने का दावा कर रहे हैं। जो 91 में भारत की स्थिति थी, 2026 में जो भारत की स्थिति, जमीन आसमान का फर्क आया। वो बिल्कुल। क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने मार्केट को खोला है। तो मेरा मानना यह है कि कृषि को भी खोलना चाहिए, लेकिन कृषि चूंकि एक वल्नरेबल क्षेत्र है, इसलिए उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। हम्म। अभी तक भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया कि आप कौन से 4 कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे किसानों को, हमारी खेती किसानी करने वाले लोगों को चिंता ना हो। हम्म। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हम उस बारे में कोई सरकार इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर रही है। सरकार इस मामले में कोई सवाल जवाब नहीं कर रही है। मामला सिर्फ पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं। भाई जो हिंदुस्तान का जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, हम्म। उनकी कोई राय है या नहीं राय है? पेट्रोलियम मिनिस्टर की राय है या नहीं राय है कि जो हम पेट्रोल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? उनकी कोई राय है या राय नहीं है? तो पेट्रोलियम मिनिस्टर मौके से गायब, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके से गायब, सारा डील वो आपके पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। तो कहीं से कुछ तो बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। अब इसकी कोई गारंटी नहीं। जब आप लिखते हैं ना कि एडिशनल प्रोडक्ट, हाँ। तो आपको एडिशनल प्रोडक्ट लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही? हम्म। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ झोल है उसमें। कुछ ना कुछ क्या पर्देदारी है। कुछ ना कुछ पर्देदारी है? हाँ। क्या जो जो जीएम फूड्स है, हम्म। क्या उसको भारत में अलाउ किया जाएगा? इस बारे में कोई स्पष्टीकरण आपने देखा अभी तक? हम्म। मैंने तो कोई कोई स्पष्टीकरण नहीं देखा। हम्म। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, जो चर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है। हम्म। इसलिए मुझे लगता है कि ये लोगों के मन में अगर आशंका है तो बिल्कुल जायज आशंका है। हम्म। और अगर जायज है तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बिल्कुल नो है, हम्म। जहां अमेरिकी मार्केट को या अमेरिकी कंपनियों को घुसने की कोई इजाजत नहीं होगी। हम्म। और अगर घुसेंगे तो ये 3 कंडीशनलिटी है जिसको उन्हें मानना पड़ेगा। हाँ। और तब भारत का किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। कम से कम जितना मैंने फ्रेमवर्क पढ़ा है उसमें मुझे इस तरीके की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए इस इस पक्ष में होते हुए भी कि भारतीय कृषि किसानी को खुलना चाहिए, मेरे मन में आशंका है। और मैं योगेंद्र जी की बातों से काफी हद तक सहमत दिखाई पड़ता हूं, सिवाय इसके कि योगेंद्र जी शायद खेती किसानी को हाँ। खोलने के पक्ष में नहीं है, जबकि मैं खोलने के पक्ष में हूं। सर एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा गया कि 500 बिलियन डॉलर, जो करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार बनता है, जो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन क्या ये नहीं बताया जाना चाहिए कि इसमें से अमेरिका कितना व्यापार करेगा और भारत का कितना निर्यात होगा? क्योंकि इसमें से जो दिखाई दे रहा है कि मोटी रकम अमेरिका को फायदा होने वाला है, भारत का निर्यात कितना बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम्म। कुछ स्पष्टीकरण सामने आना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी राय से सहमत हूं। अभी जब अब देखिए $500 बिलियन का टारगेट तो पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नया कोई नया हाँ। टारगेट है। हम्म। $500 बिलियन का टारगेट था कि भारत और अमेरिका का जो 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 व्यापार है उसको $500 बिलियन तक हम लेके जाएंगे। ये एक एक सहमति बनी थी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है हाँ। वो तकरीबन $129.2 बिलियन का हाँ। हाँ। है ना? $129.2 बिलियन का है। हम्म। रू चाइना हमारा नंबर 2 पार्टनर है, $127.7 बिलियन का है। जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड है वो नेगेटिव है, हम्म। तकरीबन $95 बिलियन का हमारा डेफिसिट है। हम्म। अमेरिका के साथ हमारा जो 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 ट्रेड है वो 42, बल्कि थोड़ा ज्यादा, $50 बिलियन का ट्रेड हमारे पक्ष में है। हम्म। अब अगर हम हर साल आज 129 पे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगले साल ये 229 बिलियन डॉलर का ट्रेड होना चाहिए। तो 2029 के बिलियन डॉलर में क्या इस बात की कोई गारंटी है कि भारत का ये ट्रेड सरप्लस बचा रहेगा?
मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका को यह बात हमेशा खटकती रही है कि हमारा भारत के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो भारत के पक्ष में है। हाँ। उसको घाटा लग रहा, तो वो अपने उस घाटा को पूरा करना चाहता है। हम्म। क्योंकि वो अपने घाटे को पूरा करना चाहता है तो वो भारत की कीमत पर ही होगा। हम्म। तो इसका मतलब क्या है कि भारत के पक्ष में जो ट्रेड सरप्लस है वो खत्म होगा। अगर खत्म होगा तो भारत को क्या फायदा उसमें? तो क्या कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वहां पे है, सेफगार्ड है? हम्म। कम से कम जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ने की कोशिश की है, उसमें तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे कि मैं अब आपको बताऊं इसमें क्या, इंडिया इंटेंड्स टू परचेज, ये हम्म। इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। इंडिया intends इंटेंट। to purchase $500 billion of US energy products, aircraft and aircraft parts, precious metals, technology products, and cooking coal over the next 5 years. India and the United States will significantly increase trade in technology products, including graphics, processing units, and other goods used in data center and expand joint technology cooperation. यानी भारत अमेरिका से अगले 5 साल में $500 बिलियन खरीदेगा। हाँ। ये है, ये नहीं लिखा हुआ कि अमेरिका भारत से $500 बिलियन खरीदेगा। बिल्कुल। तो ये जो 500 का जो ट्रेड है, ये दोनों देशों के बीच का ट्रेड नहीं है। हम्म। ये भारत को मजबूर किया जा रहा है कि आप अगले 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदिए, हाँ। जीरो टैरिफ पे। ये भी महत्वपूर्ण बात है, जीरो टैरिफ पे। जीरो टैरिफ। तो हो सकता है हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी कारें रखने वाले लोग, उनके उन्हें बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ। हो सकता है जो दारू पीने वाले हैं उनके लिए बल्ले बल्ले, अरे हाँ। दारू तो सस्ती मिलने वाली है, अब तो कारें हाँ। हमें सस्ती मिलने वाली है। लेकिन जब आप $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेंगे अगले 5 साल में, तो उससे भारत को क्या फायदा होने वाला? भारत के ट्रेड सरप्लस का क्या होगा? जो $50 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है वो कहां जाएगा? हम्म। क्या वो $200 बिलियन का ट्रेड सरप्लस होगा? अगर $200 बिलियन का ट्रेड सरप्लस होता तो मुझे क्या, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी हैप्पी। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लख नहीं रहा है। अमेरिका तो डिक्टेट कर रहा है कि भारत, इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 बिलियन। ये नहीं लिखा कि अमेरिका कितना खरीदेगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोचे हैं जिस पर अभी स्पष्टता बाकी है, और इन्हीं वजह से शंका पैदा होती है कि किसी दबाव में इस ट्रेड को किया गया है। सर, इसी से संदर्भ मेरा अंतिम सवाल होगा कि ट्रम्प जो चाहते थे वो तो उन्हें मिल गया, इस डील से दिखाई देता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो चाहते थे वो उन्हें इस डील से मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और दूसरा सर, इसी से जुड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो गया, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कह दी गई, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटा बड़ा कोई सरकार की कोई कार्य क्रिया होती है तो उसमें प्रधानमंत्री खुद आकर के सब चीजें बताते हैं। इस डील में मंत्री पीयूष गोयल सामने आ रहे हैं, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये कुछ अजीब दिखाई दे रहा है इस प्रधानमंत्री जी के काम करने के स्टाइल को देखते हुए। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। आप पॉलिटिक्स का बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपने बिल्कुल पकड़ लिया कि भाई अगर ऐतिहासिक था तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं क्रेडिट लेने के लिए आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। हाँ। जो अमेरिका के सेक्रेटरी ब्रुक रॉलिंस हैं, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था ना कि अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े चुकाऊंगा, लेकिन खेती किसानी पर किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल। यही कहा था ना आज से कुछ समय हाँ। पहले उन्होंने एक पब्लिक भाषण में। अब सेक्रेटरी ब्रुक रॉलिंस क्या कहती हैं? इन 2024 अमेरिकाज एग्रीकल्चर ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया वाज $1.3 billion. India's growing population is an important market for American agricultural products, and today's deal will go a long way to reducing this deficit. यानी खेती किसानी में 1.3 ट्रिलियन बिलियन डॉलर का डेफिसिट अमेरिका को है। ये जो ब्रुक रॉलिंस कह रही हैं कि हम आने वाले समय में इसको कम कर देंगे, तो इससे भारत को फायदा होगा या अमेरिका को फायदा होगा? सीधी सी बात है ना। बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। जो जो अमेरिका की जो राष्ट्रपति की जो सेक्रेटरी, जो 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 उनका उनके स्पोक्स पर्सन है, कैरोलिन लेविट, हाँ। उन्होंने क्या कहा? हमारे किसान तो बड़े खुश हैं। हाँ। अमेरिका का किसान खुश है, भारत का किसान कहाँ है? वो तो चिंता जता रहा, तो आंदोलन की धमकी दे रहा। तो किसके पक्ष में डील है? तो इसलिए ये जो पूरी की पूरी स्थितियां हैं, ये अच्छी नहीं है।
बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ था जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की थी, क्योंकि वो डील पूरी तरीके से बराबरी की डील थी। ये डील पूरी तरीके से बराबरी की नहीं है, अमेरिका के पक्ष में झुकता हुआ लगता है। अब फॉर्मली अगर डील कोई साइन हो, उसमें कोई नई चीज आ जाए तो बात अलग है। हम्म। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, चर्चा में हिस्सा लिया। और कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि जब फाइनल चीजें सामने आएंगी कब पता चलेगा। क्योंकि अभी तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इसमें पूरी तरीके से फायदे में है, और उसके दबाव में भारत जैसे मजबूत देश ने ये डील की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।